नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के 12वें अध्याय विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन को पढ़ने जा रहे हैं। विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। विश्व की जलवायु के प्राप्त विभिन्न आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जाता है। जलवायु का वर्गीकरण 3 वृहत उपागमों द्वारा किया गया है: आनुभविक, जननिक, अनुप्रयुक्त। आनुभविक का वर्गीकरण विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन के संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित किया जाता है। अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। विश्व में जलवायु के विभिन्न प्रकार हैं, जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुव तक भिन्न पाए जाते हैं। विश्व के विभिन्न भूगोलवेताओं ने विश्व की जलवायु के वर्गीकरण के लिए प्रयास किए हैं, जिसमें सभी भूगोलवेताओं ने अपना अलग अलग आधार माना है। इस पाठ में हम कोपेन द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण को पढ़ेंगे, जो कोपेन ने सर्वप्रथम 1918 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने विश्व की जलवायु के वर्गीकरण में 3 आधार रखे। पहला तापमान, दूसरा वर्षा और तीसरा वनस्पति। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने जलवायु के 2 महत्वपूर्ण कारकों तापमान और वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंधित स्थापित किया और इन 3 मानकों का उपयोग कर विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। वर्षा और तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक आनुभविक पद्धति है। कोपेन ने जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों का उपयोग करना प्रारंभ किया। कोपेन ने 6 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित है। सर्वप्रथम कोपेन ने तापमान को सबसे पहला आधार माना और विश्व की जलवायु को तापमान के आधार पर विभाजित किया। हम अपने पिछले अध्याय में यह पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में गिरावट होती जाती है, अर्थात तापमान अक्षांशों के बढ़ने के साथ साथ कम होता है। सूरज की किरणें भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सीधी पड़ती हैं, परंतु जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं, अर्थात हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तो सूरज की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं और इस कारण हमें ध्रुव की ओर बढ़ते हुए तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। कोपेन ने सर्वप्रथम तापमान के आधार पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को विश्व की जलवायु को दर्शाने के लिए प्रयोग किया। तापमान के आधार पर विश्व को 6 समूहों में बांटा गया: उष्णकटिबंधीय, शुष्क जलवायु, उष्ण शीतोष्ण जलवायु, शीतल जलवायु, शीत जलवायु व उच्च भूमि। कोपेन ने तापमान के पश्चात अपने वर्गीकरण का दूसरा आधार वर्षा को माना, जिसमें उन्होंने विश्व की जलवायु को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से दर्शाया, जिसमें उन्होंने F अक्षर वहां प्रयोग किया जहां पूरे वर्ष वर्षा होती है, जो शुष्क मौसम के न होने को दर्शाता है। M का प्रयोग उन्होंने वहां के लिए किया जहां ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और शीत ऋतु में शुष्क होती है, जिसे मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। W अक्षर का उपयोग उन्होंने वहां के लिए किया जहां वर्षा कम होती है। S अक्षर का उपयोग वहां किया जहां ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और शीत ऋतु में वर्षा होती है, जैसे मेडिटेरेनियन जलवायु। कोपेन के अनुसार
जलवायु समूह। आइए अब हम कोपेन महोदय की विश्व की जलवायु विभाजन को पढ़ते हैं, जिसमें तापमान और वर्षा की विशेषताओं को विभाजित किया गया है। पहला, उष्णकटिबंधीय जलवायु। सर्वप्रथम हम पहले समूह को लेंगे, जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जिसको अंग्रेजी के लेटर ए से दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत उसका पहला उपसमूह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु AF, जहां वर्ष भर वर्षा होती है और कोई शुष्क ऋतु नहीं होती, परंतु यह जलवायु सिर्फ भूमध्य रेखा के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं दक्षिण अमेरिका का अमेज़न बेसिन, पश्चिमी भूमध्य रेखीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप। इस क्षेत्र की जलवायु की विशेषताएं: वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर में गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से ऊंचा रहता है। सामान्य वार्षिक तापमान स्तर नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। व्यापक जैव विविधता पाई जाती है और सदाहरित वन भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु AM। उष्णकटिबंध में पाए जाने वाले वह क्षेत्र जहां पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और शीत ऋतु में शुष्क होती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के क्षेत्र: भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की विशेषताएं: भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती हैं। अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AW। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु अंग्रेजी के AW से दर्शाया गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के क्षेत्र: दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के क्षेत्र, दक्षिण में बोलीविया और पैराग्वे के निकटवर्ती भाग, सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में। उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषताएं: आर्द्र ऋतु बहुत छोटी होती है। शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा बना रहता है। शुष्क ऋतु में दैनिक तापमान स्तर सर्वाधिक होता है। पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। शुष्क जलवायु: कोपेन द्वारा विश्व जलवायु को दर्शाने के लिए दूसरा समूह है शुष्क जलवायु, जिसे अंग्रेजी के लेटर B से दर्शाया गया है। इस प्रकार की जलवायु की विशेषताएं हैं: अत्यंत न्यूनतम वर्षा, जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह जलवायु विषुवत से 15 डिग्री से 7 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश के बीच विस्तृत है। 15 डिग्री से 30 डिग्री के निम्न में यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क जलवायु के क्षेत्र हैं महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। कोपेन ने इस समूह की जलवायु को दो प्रकार से उपविभाजित करते हुए दो भागों में बांटा है। पहला, स्टेपीज अथवा अर्धशुष्क जलवायु, जिसे लेटर S से दर्शाया गया है, और दूसरा मरुस्थलीय जलवायु, जिसे W शब्द से दर्शाया गया है। 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच इसे उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपीज और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में बांटा गया है, और 35 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच मध्य अक्षांशीय स्टेपीज और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में विभाजित किया गया है। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपीज की विशेषताएं: वर्षा विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा परिवर्तनशील है। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु BSH की विशेषताएं: यहाँ भी वर्षा परिवर्तनशील है। मरुस्थल में वर्षा थोड़ी परंतु गरज के साथ तीव्र बौछार के रूप में होती है। ठंडी धाराओं के कारण तटीय मरुस्थल में कोहरा एक आम बात है।
ग्रीष्म काल में तापमान बहुत ऊंचा होता है। वार्षिक और दैनिक तापमांतर भी अधिक है। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला, भूमध्य सागरीय जलवायु, दूसरा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और तीसरा समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु। अब हम सर्वप्रथम भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं को जान लेते हैं। सर्वप्रथम, ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। शीत ऋतु में औसत मासिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। शुष्क ग्रीष्म काल और वर्षा युक्त सर्दियां पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र: मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तट। कोपेन के तीसरे समूह की जलवायु का दूसरा प्रकार है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, वायु राशियां प्रायः स्थिर रहती हैं। पूरे वर्ष वर्षा होती है और औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तन्नित झंझा होती है। शीत ऋतु में वाताग्री वर्षण होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और शीत ऋतु में 5 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापमांतर बहुत कम होता है। अब कोष्ण जलवायु के अंतर्गत तीसरा प्रकार है समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु के क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी घाट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु की विशेषताएं: समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु में औसत तापमान 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक व दैनिक तापमांतर कम पाया जाता है। वर्षण साल भर होता है, परंतु शीत ऋतु में थोड़ा अधिक वर्षण होता है। वर्षण 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। शीत हिम वन जलवायु। अब हम कोपेन द्वारा प्रतिपादित विश्व जलवायु के चौथे समूह को पढ़ेंगे, जो है शीत हिम वन जलवायु, जिसे कोपेन ने अंग्रेजी के लेटर डी से दर्शाया है। शीत हिम व जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत हिम वन जलवायु के 2 प्रकार निम्न हैं। पहला, आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु DF, दूसरा उत्तर ध्रुवीय जलवायु TW। शीत हिम वन जलवायु के अंतर्गत हम सर्वप्रथम आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु को पढ़ते हैं, जिसे कोपेन ने अंग्रेजी लेटर DF से प्रदर्शित किया है। इसकी विशेषताएं हैं: आर्द्र सर्दियों से युक्त ठंडी जलवायु, जो समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु क्षेत्र और मध्य अक्षांशीय जलवायु से ध्रुव की ओर पाई जाती है। शीत ऋतु ठंडी और बर्फीली होती है। तुषार मुक्त ऋतु छोटी होती हैं। वार्षिक तापमांतर अधिक होता है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्दियां अधिक उग्र होती हैं। शीत हिम जलवायु के अंतर्गत दूसरा प्रकार है उप उत्तर ध्रुवीय जलवायु, जिसे कोपेन ने अंग्रेजी के लेटर DW से दर्शाया है। इस प्रकार की जलवायु की विशेषताएं हैं: शुष्क सर्दियों से युक्त ठंडी जलवायु, मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। सर्दियों में प्रति चक्रवात स्पष्ट विकसित होते हैं। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और सर्दियों में तापमान बहुत ही न्यून रहता है।
वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ध्रुवीय जलवायु। अब हम कोपेन द्वारा प्रतिपादित विश्व जलवायु का 5वां समूह ध्रुवीय जलवायु को पढ़ेंगे, जिसे कोपेन ने अंग्रेजी भाषा के लेटर ई से दर्शाया है। यह जलवायु 70 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु दो प्रकार की होती है, पहला टुंड्रा जलवायु और दूसरा हिमटोपी। अब हम हिम जलवायु के दो प्रकारों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है टुंड्रा जलवायु, जिसे लेटर ईटी से दर्शाया गया है। इस प्रकार की जलवायु में छोटी वनस्पति पाई जाती है। यह स्थायी तुषार का प्रदेश माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन की अवधि लंबी होती है। दूसरा प्रकार है हिमटोपी जलवायु, जिसे अंग्रेजी के लेटर EF से दर्शाया गया है। इस प्रकार की जलवायु में गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है। वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। हिम परतों के रूप में जमा रहता है। यह हिमटोपी जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। अब हम कोपेन द्वारा प्रतिपादित विश्व की जलवायु का छठा व अंतिम समूह पढ़ने जा रहे हैं, जो है उच्च भूमि जलवायु। उच्च भूमि जलवायु, जिसे लेटर H से दर्शाया गया है, इसमें ऊंचाई के साथ खट्टी तापमान को लिया गया है। ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों के वर्षण के प्रकारों में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है, जिसके प्रमाण हमें पृथ्वी पर मिले हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमाण: पहला, हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेप उष्ण और शीत युगों के होने को उजागर करता है। भारत में भी आर्द्र और शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा के लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु की बजाय आर्द्र और शीतल थी। ईसा से 3000 से 1700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। 2000 से 1700 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र था। अभिनव पूर्व काल में जलवायु। अब हम अभिनव पूर्व काल में जलवायु में हुए परिवर्तनों को जान लेते हैं। इसमें मुख्य हैं: पहला, 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व के सबसे भयंकर बाढ़ को दर्ज किया गया। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान विनाशकारी सूखा आया। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में भीषण सूखा पड़ा, जिसे धूल का कटोरा भी कहते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क दशाओं ने वाइकिंग कबीले को ग्रीनलैंड में जाकर बसने के लिए मजबूर किया। यूरोप 1550 से 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव कर चुका है। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण। पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन को दो मुख्य कारणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, खगोलीय कारण, दूसरा पार्थिव कारण। सर्वप्रथम हम खगोलीय कारण जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है सौर कलंक और दूसरा है मिलेकोविच दोलन। सौर कलंक। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर पृथ्वी पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है, और कलंकों की संख्या घटने से शुष्क दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मिलेकोविच दोलन। मिलेकोविच दोलन एक अन्य खगोलीय सिद्धांत है जो सूरज के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव की चक्रों, पृथ्वी की गड़गड़ाहट तथा पृथ्वी की अक्षीय झुकाव में परिवर्तन के बारे में अनुमान लगाता है। यह सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्यताप में परिवर्तन ला देते हैं।
जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। भूमंडलीय ऊष्मन। आइए अब हम भूमंडलीय ऊष्मन के बारे में जानते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल में ऊष्मा प्रवेश तो कर जाती है, परंतु ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण यह ऊष्मा वापस नहीं जा पाती और ऊपर की ओर वापस जाने वाली अधिक दीर्घ तरंगे को ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर लेती है। वे गैसें जो सौर विकिरण की दीर्घ तरंगों को अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। वायुमंडल को गर्म करने वाली प्रक्रियाओं को ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ग्रीन हाउस है क्या? ग्रीन हाउस के प्रभावों को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस का उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा को रोकने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना हुआ एक घर होता है जिसके कांच में सौर विकिरण की लघु तरंगे प्रवेश कर जाती हैं, परंतु दीर्घ तरंगे बाहर नहीं जा पाती। इस प्रकार कांच के घर के अंदर तापमान बाहर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। यह कांच का घर ठंडे इलाकों में फल व सब्जियां उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत सर्वाधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधनों के दहन से होता है। वनों के लगातार कटाव के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। विश्व में औद्योगिकरण बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में काफी बढ़ गई है। ये सभी कारण भूमंडलीय ऊष्मन के लिए जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, भूमंडलीय ऊष्मन और ओजोन परत में ह्रास। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं देखा जा सकता। भूमंडलीय ऊष्मन ने दुष्प्रभाव जीवन पोषण तत्व को प्रभावित कर सकते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण फसलें नष्ट हो सकती हैं। हिमटोपियों और हिमनदियों के पिघलने से समुद्र जल का स्तर बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों के भाग और द्वीप समुद्र में डूब सकते हैं। अत्यधिक गर्मी से मनुष्य का अस्तित्व मुश्किल में पड़ जाएगा। ओजोन परत में ह्रास। ओजोन परत समताप मंडल में उपस्थित होती है। समताप मंडल तक जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें ओजोन परत को नष्ट करती हैं। ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। समताप मंडल में ओजोन की परत पतली पड़ती जा रही है, जिसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेदार होती है। हमने भौतिक भूगोल के अंतर्गत कोपेन का विश्व जलवायु वर्गीकरण पढ़ा और हमने ये भी जाना कि भूमंडलीय ऊष्मन के कारण क्या हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।